नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडुटेरिया क्लासेस में। और हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं अपने दरोगा के लिए। और दरोगा की जो हमारी तैयारी है हो रही है उसमें सारी टॉपिक को हम लोग एक एक पॉइंट के साथ डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना कि हमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक का हम डील नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल चलिए, पिछली क्लास में जब हम लोगों ने ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ा था, ब्रिटिश विजय, यानी कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारत विजय को किया या किस क्रम में उसने भारत को जीतना शुरुआत किया, इसके बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने निश्चित तौर पर डिस्कस किया था। और जब हम कंटिन्यू करेंगे आज तो उसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कर्नाटक के युद्ध के बारे में डिस्कशन कर लिया था, और कर्नाटक के साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ा था। तो कर्नाटक युद्ध के साथ साथ हमने बंगाल के बारे में सारा चीज़ देख लिया था। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक जो चीज़ें पढ़ा था उसमें मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। और वो क्वेश्चन था कि ये बताइए कि जब बक्सर का युद्ध जब हुआ, उसके बाद जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जब दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए किसको उप दीवान के तौर पे या किसको उप दीवान बनाया। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस तो नहीं किया था, हमने क्वेश्चन पूछा था। और आप लोगों ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है, हमने कमेंट भी देखा था। और कमेंट में बहुत ही शानदार सभी लोगों के जवाब हैं। हाँ, कुछ एक गलत भी जवाब हैं उसमें। तो चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जब हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन कौन था, कैसे कैसे था और किस कड़ी में था, यानी कि उप दीवान, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि बक्सर के बाद उप दीवान कौन कौन बना, ठीक है, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध के बाद क्या हो जाता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद उप दीवान, ठीक है, बनने वाले व्यक्ति, बनने वाले व्यक्ति, यानी कि पर्सन हु बिकेम, ठीक है, सब दीवान, सब दीवान आफ्टर द बक्सर बैटल, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। यही क्वेश्चन था मेरा कि भाई बक्सर के युद्ध के बाद जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी मिल जाती है, तो अब चूंकि ब्रिटिशर्स के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसकी वसूली कर सकें, यानी कि वहां के राजस्व की वसूली कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, उप दीवान की नियुक्ति किया। और ये उप दीवान कौन कौन थे, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। बंगाल, बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में उप दीवान कौन हुआ था, तो मोहम्मद रजा खान नियुक्त हुए थे। कौन हुआ था, मोहम्मद रजा खान, ठीक है, यानी कि मोहम्मद रजा खां, यानी कि मोहम्मद रजा खां उप दीवान नियुक्त हुए थे। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो बिहार में कौन थे, बिहार, देख लीजिए जिनका जिनका गलत है सुधार कर लीजिएगा। बिहार में राजा सिताब राय, सिताब राय, राजा सिताब राय, राजा सिताब राय। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि उप दीवान की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यानी कि दीवानी प्रशासन हेतु तो राजा सिताब राय। और उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में हमें कौन दिखाई देता है, तो उड़ीसा में हमें दिखाई देता है राय दुर्लभ। कौन दिखाई देता है, तो उड़ीसा में अगर हम बात करेंगे तो में उड़ीसा में हमें कौन दिखाई देता है, उड़ीसा में हमें दिखाई देते हैं राय दुर्लभ। कौन दिखाई देते हैं, तो राय दुर्लभ, यानी कि राय दुर्लभ।
राय दुर्लभ वाज द दीवान ऑफ उड़ीसा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमने दिया था आप लोगों को पिछली क्लास में। आप लोगों ने बिल्कुल कमेंट में भी सही जवाब दिया था, कुछ एक को छोड़ करके लगभग सबके सही रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे मैसूर की तरफ। किधर बढ़ेंगे? मैसूर की तरफ। मैं फिर से बोल रहा हूं, कहानी बहुत लंबी है मैसूर के बारे में भी, सारी चीजें बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, लेकिन हम लोग अपने आप को कहां तक सीमित रखेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा का जो क्षेत्र है वहीं तक सीमित रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग मैसूर की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे? तो यहां पे देखिए, मैसूर, मैसूर की तरफ बढ़ेंगे। और इसका संस्थापक, मैसूर का संस्थापक कौन था? तो मैसूर की बात करेंगे तो मैसूर का संस्थापक हैदर अली थे। कौन थे? हैदर अली, यानी कि हैदर अली वाज द फाउंडर ऑफ मैसूर। ठीक है, हैदर अली, ठीक है, मैसूर के संस्थापक थे। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में युद्ध किया, उसी तरीके से यहां मैसूर के क्षेत्र में भी युद्ध होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, यहां पे क्या होता है? तो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। क्या होता है? आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। क्या होता है? आंग्ल मैसूर युद्ध, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पे जब हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये कब होता है? तो 1767 से लेकर के 69 ईस्वी तक का जो समय है, ये है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समय। यहां पे ध्यान से देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे तो 1767 से 1769 ईस्वी तक ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ चीजों को देखिए। ये जो युद्ध होता है, इसमें इसमें ये युद्ध किसके द्वारा समाप्त होता है? तो इसके बारे में बात करेंगे तो मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है। किसके? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो मद्रास की संधि द्वारा ये सब क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे। मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, यह युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, यानी कि दिस वॉर केम टू एंड। ठीक है, दिस वॉर केम टू एंड, with the treaty of मद्रास, with the treaty of मद्रास। ठीक है, यानी कि मद्रास के युद्ध से, मतलब कि मद्रास की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद इसके बारे में और हम डिस्कशन करेंगे। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस समय भारत का गवर्नर जनरल नहीं था। ठीक है, यानी कि इस समय कोई गवर्नर जनरल नहीं था, यानी कि देयर वाज नो गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस वॉर। यानी कि इस युद्ध के समय भारत में कोई गवर्नर जनरल नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस समय कोई गवर्नर जनरल नहीं था। ठीक है, जनरल, इस समय कोई गवर्नर जनरल नहीं था। इस बात को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि ये कब का समय है? 1767 से 69, यानी कि वो समय है जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध समाप्त होता है और कोई गवर्नर जनरल नहीं बना है। ठीक है, भारत का तो छोड़िए, बंगाल का भी कोई नहीं है, भारत का तो आगे भी हमें नहीं मिलेगा।
मतलब हम यहाँ पे मान लीजिए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसी को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, हालांकि है नहीं, तो बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे कोई बना ही नहीं है। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का हमें कौन दिखाई देता है? तो वो हमें दिखाई देता है वारेन हेस्टिंग, जो 1773 ईस्वी में आता है। तो यहाँ पे कोई गवर्नर जनरल नहीं था। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अच्छा, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली, हैदर अली इधर एक तरफ कौन है? तो यहाँ पे देखिए हैदर अली है। ठीक है, कौन है? हैदर अली, हैदर अली। ठीक है, चलिए अगले पेज पे लिख देते हैं, यहाँ पे छोड़िए, अगले पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, ये हैदर अली है। कौन है? हैदर अली। ठीक है, हैदर अली, हैदर अली प्लस इसमें निजाम। ठीक है, हैदराबाद का निजाम भी है, हैदराबाद का निजाम भी है। ठीक है, निजाम भी है, यानी कि निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद। और प्लस इसमें और कौन है? तो इसमें मराठा भी शामिल है। ठीक है, यानी कि मराठा। हालांकि बाद में ये दोनों आप देखेंगे, दोनों हैदराबाद का निजाम और मराठा, ये दोनों हैदर अली से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये युद्ध किसके पक्ष में रहता है? तो ये हैदर अली के पक्ष में रहता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें अंग्रेज, ठीक है, ये लोग किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो ये यहां पे देखिए, यहां पे पहले अंग्रेज रहते हैं। क्या रहते हैं? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स रहते हैं, अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश, ब्रिटिश रहते हैं, ये ब्रिटिश के साथ गुट बनता है। ठीक है, बाद में यहां पे देखिए वर्सेस अकेले रहता है कौन? हैदर अली, हैदर अली। तो हैदर अली जो है, हैदर अली जो है, ये युद्ध करता है किसके साथ? तो हैदर अली जो है युद्ध करता है अंग्रेज, हैदराबाद का निजाम और मराठों के साथ। ठीक है, ये त्रिगुट, अगला जो त्रिगुट बनेगा वो हैदर अली, हैदराबाद का निजाम और मराठा, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। लेकिन प्रथम जो है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है, इसमें हमें कौन कौन दिखाई देता है? तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हमें दिखाई देता है कि अंग्रेज के साथ साथ कौन है? तो मराठा है और हैदराबाद का निजाम है। ठीक है, हैदराबाद का निजाम है। तो इनको मराठों को क्या होता है? तो 35 लाख दे करके ये लोग, ये 35 लाख, यानी कि हैदर अली से 35 लाख प्राप्त करके मराठे अलग हो जाते हैं। हैदराबाद का निजाम को भी कुछ क्षेत्र दे करके हैदर अली अलग कर देता है, और फिर अंग्रेज इसमें क्या हो जाता है? तो लगभग हार जाते हैं। क्या होता है? तो हार जाते हैं अंग्रेज इसमें। और ये किसके द्वारा समाप्त होता है? तो ये होता है जो अभी हमने बताया आप लोगों को, मद्रास की संधि के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे। तो यहां पे देखिए सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर। ठीक है, यानी कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, ये कब से कब तक होता है? तो 1780 से लेकर के 84 ईस्वी तक सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। कब से कब तक? तो 1780 टू 84, 1780 से 84 एडी तक का ये समय है। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, 1782 ईस्वी में क्या होता है? तो 1782 ईस्वी में हैदर अली पैटरनोवा के युद्ध में घायल हो जाता है। हैदर अली पैटरनोवा, पैटरनोवा के युद्ध में घायल हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। युद्ध में घायल एवं मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होती है।
या हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि 1782 हैदर अली डेड बाय इंजर्ड इन द बैटल ऑफ पैटर्नोवा, इन द बैटल ऑफ पैटर्नोवा, पैटर्नोवा। ठीक है, पैटर्नोवा के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यानी कि हैदर अली के बाद टीपू जो है, टीपू सुल्तान इस युद्ध का कमान संभालता है, इस युद्ध का कमान संभालता है। ठीक है, यानी कि टीपू सुल्तान टेक द चार्ज ऑफ दिस वॉर, टीपू सुल्तान टेक द चार्ज ऑफ, टुक द चार्ज, टुक कर लीजिएगा, टुक द चार्ज ऑफ दिस वॉर। यानी कि इस युद्ध का कमान कौन संभालता है? तो टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध का कमान संभालता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस युद्ध के बारे में बात करेंगे तो यह युद्ध किससे? तो मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो अगले पेज पे मैं लिख दूंगा, यहां पे नोट कर लीजिएगा। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, यानी कि वारेन हेस्टिंग वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, यानी कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये नोट कर लीजिएगा, इस समय गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, यानी कि वारेन हेस्टिंग था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो और क्या देखते हैं भाई? यहां पे देखिए एक जैकोबिन क्लब, यहां पे जैकोबिन क्लब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जैकोबिन क्लब, और ये जैकोबिन क्लब क्या था? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक क्रांतिकारी संगठन था, एक क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलन था जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक क्लब था। टीपू सुल्तान इसी क्लब का सदस्य था। क्या था? तो टीपू सुल्तान इसी क्लब का सदस्य था, इसी क्लब का सदस्य था। नोट कर लीजिएगा आप लोग, सदस्य था। अच्छा, जो त्रिगुट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में बना था, बिल्कुल उसके विपरीत फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेज के साथ साथ मराठे और निजाम भी थे, लेकिन यहां पे हैदर अली, ठीक है, हैदर अली के साथ साथ और कौन है? तो हैदर अली प्लस मराठा, ठीक है, मराठा, और मराठा के साथ साथ हैदराबाद का निजाम है, निजाम भी शामिल है। ठीक है, यानी कि निजाम ऑफ हैदराबाद। 1782 ईस्वी में मराठों ने अंग्रेजों के साथ सलबाई की संधि करके इस युद्ध से ये लोग अलग हो गए। ठीक है, वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज हैं यहाँ पे, ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स भी गेम कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली ने 35 लाख रुपया देकर के मराठों को अंग्रेजों से अलग कर दिया, ठीक उसी तरीके से अंग्रेजों ने सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान मराठों के साथ सलबाई की संधि करके उनको युद्ध से अलग कर दिया। और जो कुछ क्षेत्र था वो किसको? तो निजाम को देने की बात की गई, और निजाम भी इस युद्ध से अलग हो गया। और ये युद्ध किसके द्वारा? तो इसके बारे में बात करेंगे तो मंगलौर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है।
ठीक है, यानी कि यहां पे नोट कर लीजिएगा कि मंगलौर की संधि के द्वारा, मंगलौर की संधि द्वारा, संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है, यह युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, यह युद्ध समाप्त होता है, यानी कि दिस वॉर केम टू एंड, केम टू एंड विद द ट्रीटी ऑफ, विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु, मैंगलुरु, यानी कि मैंगलुरु के संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सी संधि है, तो मंगलुरु का युद्ध है, और इसी युद्ध के द्वारा यह संधि समाप्त होता है। कौन सी संधि है, तो मतलब यह युद्ध कौन सा है, तो यह है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसी में वारेन हेस्टिंग कहता है कि ये मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैकार्टनी संधि किया रहता है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा। आ रहा बात समझ में, तो मैकार्टनी है। फिर हम बात करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, तो थर्ड यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है, तो यह होता है 1790 से लेकर के 92 के बीच में। कब होता है, तो 1790 से लेकर के 1792 92 एडी, यानी कि 1790 से लेकर के 92 ईस्वी के बीच में होता है। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस जो है ये भारत आ चुका है। तो इस समय भारत का मतलब कि इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था। कौन था इस समय गवर्नर जनरल, कौन था, तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था। ठीक है, कर्नवालिस था। कौन था, तो लॉर्ड कर्नवालिस था, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस वाज गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस वॉर। ठीक है, इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कर्नवालिस जो था इस समय कौन था, तो इस समय गवर्नर जनरल था। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ठीक है, यह युद्ध किसके द्वारा, तो यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। क्या हुआ, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ, यानी कि दिस वॉर केम टू एंड, दिस वॉर केम टू एंड विद द ट्रीटी ऑफ, with the treaty of Srirangpattanam, with the treaty of Srirangpattanam, Srirangpattanam। ठीक है, यानी कि यह किसके द्वारा, तो ये श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के द्वारा यह संधि समाप्त होती है। मतलब कि यह युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। ठीक है, कौन सा, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी संधि के बाद लॉर्ड कर्नवालिस कहता है कि हमने अपने शत्रुओं को अधिक मजबूत किए बिना अपने दुश्मनों को अच्छी तरीके से कुचल दिया, यानी कि वी क्रश आवर एनिमी बेटर वे। ठीक है, बेटर वे, यानी कि हमने अपने दुश्मनों को बेहतर तरीके से कुचल दिया,
इस मतलब इस तरीके की संधि की शर्त थी, और हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली नहीं होने दिया। यानी कि मराठों को और निजाम को इसमें बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ था, लेकिन मैसूर जो है बुरी तरीके से इसमें समाप्त हो गया था। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये याद रखिएगा कौन सा, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, मैसूर युद्ध, यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1799 ईस्वी में हमें दिखाई देता है, 1799 एडी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस वॉर। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। इस दौरान टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया। ठीक है, क्या हुआ, तो यहां पे ध्यान से लिख लीजिएगा, टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया, यानी कि टीपू सुल्तान killed in this battle, यानी कि इस युद्ध में मारा गया। ठीक है, मैसूर पे क्या किया गया कि मैसूर पे जो वाडियार वंश का एक नाबालिग माइनर जो शासक था कृष्ण राज को मैसूर का शासक बनाया गया। वाडियार वंश का नाबालिग कृष्ण राज क्या होता है, तो मैसूर का शासक बनता है, मैसूर का शासक बना। ठीक है, यानी कि अ माइनर ऑफ वाडियार डायनेस्टी became रूलर ऑफ मैसूर, यानी कि मैसूर का शासक कौन बना, तो वाडियार वंश का कृष्णराज बना। ठीक है, और इसी में एक चीज और लिख सकते हैं, मैसूर के साथ सहायक संधि हुई। वेलेस्ली है ही सहायक संधि के लिए फेमस, मैसूर के साथ क्या होती है, तो सहायक संधि। ठीक है, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस विद मैसूर। ठीक है, यानी कि मैसूर के साथ हमें क्या दिखाई देता है, तो मैसूर के साथ हमें सहायक संधि दिखाई देता है। ठीक है, और फिर यहां पे देखिएगा इस युद्ध के दौरान, यानी कि ये जो होता है 1799 ईस्वी में, एक चीज लिख लीजिए कि जब टीपू सुल्तान मारा ही गया तो फिर तो कोई संधि की आवश्यकता ही नहीं हुई। यानी कि इस युद्ध के बाद कोई संधि नहीं हुई, इस युद्ध के बाद कोई संधि नहीं हुई, कोई संधि नहीं हुई। ठीक है, यानी कि नो ट्रीटी आफ्टर दिस वॉर, यानी कि कोई ट्रीटी नहीं होती है इस युद्ध के बाद। इस बात को समझ लीजिएगा, क्यों,
क्योंकि अब चूंकि मारा ही गया ना, ऑलरेडी मारा जा चुका है शासक जो है, तो जब शासक ही मारा गया तो फिर संधि का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि देयर वाज नो ट्रीटी आफ्टर दिस बैटल या वॉर। आगे बढ़ते हैं। मैसूर को हम लोगों ने देख लिया, मैसूर की सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग मराठों के तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे? तो मराठों के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मराठा, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? तो मराठा के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस बात को ध्यान से देखिएगा। मराठा, और जब हम मराठा के बारे में बात करेंगे तो यहां पे बिल्कुल ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा मराठा के बारे में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, हम किसके बारे में बात करेंगे? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा वॉर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हमें कब से कब दिखाई देता है? तो 1775 टू 82, यानी कि 1775 से लेकर के 82 ईस्वी तक, 1775 टू 82 एडी, यानी कि 1785 से लेकर के 82 ईस्वी तक का समय है। और 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। क्या होता है? तो 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि के द्वारा, ठीक है, सलवाई की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, यह युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त होता है, यानी कि दिस वॉर केम टू एंड, दिस वॉर केम टू एंड with the treaty of सलबाई, यानी कि सलबाई की संधि के द्वारा ये जो युद्ध है ये क्या होता है? तो ये समाप्त तो होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो संधि होती है ये क्या था? ये जो सलबाई की संधि होती है 20 वर्ष का शांति था। ठीक है, यानी कि शांति मात्र था। ठीक है, यानी कि 20 इयर्स पीस, यानी कि 20 वर्ष का क्या था ये? तो 20 वर्ष का ये शांति मात्र था। दिस वाज द पीस ऑफ ओनली 20 इयर्स। फिर इसके बाद 20 साल बाद लगभग, यानी कि 1803 से लेकर के 5 ईस्वी तक, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। क्या होता है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए यहां पे कोहिनूर हीरा पे हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और भी चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए कोहिनूर हीरा तक तो हम लोग बाद में पहुंचेंगे, उसके पहले कुछ चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यहां पे ध्यान से देखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, यानी कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हमें कब से कब तक दिखाई देता है? तो ये 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक दिखाई देता है। कब से कब तक? तो 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हमें दिखाई देता है। इस दौरान कई संधि हुई, यानी कि इस युद्ध के बाद होने वाली संधि, इस युद्ध के बाद होने वाली संधि, ठीक है, यानी कि ट्रीटी आफ्टर दिस वॉर, ट्रीटी आफ्टर
दिस वॉर, यानी कि इस युद्ध के बाद कई संधि हुई और उन्हीं संधि के नाम हमें यहां पे लिख लेना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संधि होती है और यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो संधि होती है, देवगांव की संधि होती है, सुरजी अर्जनगढ़ की संधि होती है, ठीक है। देवगांव की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव, यानी कि देवगांव की संधि हमें दिखाई देती है, ठीक है। सुरजी की संधि है, ठीक है, सुरजी, सुरजी की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सुरजी, ट्रीटी ऑफ सुरजी, ये सब संधि हुई है। अर्जनगढ़ की संधि, अर्जनगढ़ की अर्जनगढ़ की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ अर्जनगढ़, ट्रीटी ऑफ अर्जनगढ़, ये सब संधि किसके, तो द्वितीय आंग्ल मराठा, और फिर एक और है राजपुर घाट की या राजापुर घाट की संधि, इसी में है। वो कौन सी है, तो राजापुर घाट की, राजापुर घाट की संधि, ठीक है, यानी कि ट्रीटी ऑफ राजापुर घाट, ठीक है। यानी कि राजापुर घाट की संधि भी हमें इसी दौरान दिखाई देती है, सेकंड एंग्लो मराठा वार जो है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सब संधि हमें किस दौरान दिखाई देती हैं, तो ये सभी की सभी संधि हमें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान दिखाई देती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो थर्ड या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेंगे। यहां पे ध्यान से देखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, समय याद रखिएगा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये हमें कब से कब तक दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है 1816 से लेकर के 19 ईस्वी तक, 1816 टू 1819, 1816 से लेकर के 19 ईस्वी तक हमें दिखाई देता है। इसके बारे में बात करेंगे तो पूना की संधि और पेशवा के पद का अंत, इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है कि भाई मराठे हार गए, ठीक है। इसमें हमें क्या दिखाई देता है, मराठा हार गए, हार गए, लॉर्ड हेस्टिंग इस समय था, यानी कि मराठास, मराठास वर डिफीटेड, मराठास वर डिफीटेड, ठीक है, मराठा हार गए, ठीक है। और फिर यहां पे क्या हमें दिखाई देता है, तो यहां की बात करेंगे तो पूना की संधि होती है, ठीक है, पूना की संधि, पूना की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है, पूना यानी कि पूना की ट्रीटी होती है। पेशवा का पद जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि द पोस्ट ऑफ पेशवा, यानी कि द पोस्ट ऑफ पेशवा, द पोस्ट ऑफ पेशवा वर एंड, केम टू एंड, केम टू एंड, ठीक है, पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर
जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग वाज गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। और इसी समय क्या हुआ था? इसी समय अगर हम बात करेंगे तो पिंडारियों का दमन हुआ था। ठीक है, पिंडारियों का पिंडारियों का दमन। ठीक है, दमन हुआ। ठीक है, यानी कि सपरेशन ऑफ पिंडारीज। सपरेशन ऑफ पिंडारीज, यानी कि पिंडारी का क्या हुआ? तो इसमें पिंडारियों का दमन हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। पिंडारियों का दमन कब हमें दिखाई देता है? तो यही जो थर्ड एंग्लो मराठा जो वार है, इसी समय हमें दिखाई देता है कि पिंडारियों का दमन होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने मराठा के बारे में देख लिया कि किस तरीके से युद्ध करते हुए धीरे धीरे वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग किसके तरफ मूव करेंगे? तो अब हम लोग मूव करेंगे सिख के तरफ। ठीक है, सिख यानी कि जो सिख जो थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले कोहिनूर हीरा के बारे में ही देख लेते हैं, फिर हम एंग्लो सिख वार के बारे में बात करेंगे। कोहिनूर या कोहिनूर की समय सीमा, ये जो कोहिनूर हीरा के बारे में आप लोग देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 1526 ईस्वी में पहली बार मुगल सम्राट बाबर के संस्मरणों में हीरे का उल्लेख किया गया था। यही 1526 ईस्वी में बाबर भारत पे आता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। 1739 में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य पर जीत के बाद ही हीरे का अधिग्रहण किया। यानी कि 1739 में नादिर शाह जो है मुगल साम्राज्य पर जीत के बाद, यानी कि वो मुगल साम्राज्य पे अटैक करता है, उसको जीत लेता है, ही हीरे का अधिग्रहण किया। 1747 ईस्वी में, ठीक है, अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी ने हीरा खरीदा। और फिर उसके बाद 1849 ईस्वी में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद महाराजा दलीप सिंह ने लाहौर संधि के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी को कोहिनूर हीरा दिया। फिर 1851 ईस्वी में लंदन में विशाल प्रदर्शनी में कोहिनूर हीरे को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। 1902 ईस्वी के बाद हीरा रानी के राज्याभिषेक मुकुट में स्थापित किया गया है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? तो कोहिनूर हीरा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए सिख युद्ध के मतलब कि सिखों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, ये कब होता है? तो इसके बारे में बात करेंगे तो 1845-46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। कब होता है? 1845-46 एडी, 1845-46 ईस्वी में ये होता है। इस युद्ध का मुख्य कारण रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा थी। ठीक है, इस युद्ध का मुख्य कारण रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा थी। क्या थी? रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा थी। द मेन कॉज ऑफ दिस बैटल, द मेन कॉज ऑफ दिस बैटल was ambition of रानी जिंदन। रानी जिंदन यानी कि रानी जिंदन की जो महत्वाकांक्षा थी वो थी। लाल सिंह जो था, लाल सिंह ने
सिखों के साथ विश्वासघात किया। ठीक है, लाल सिंह ने विश्वासघात किया, विश्वासघात किया। ठीक है, यानी कि लाल सिंह बिट्रेड बिट्रेड द सिख। ठीक है, जब इनको अटैक करना था तब ये अंग्रेजों से मिल गए थे और अंग्रेजों से मिल करके पूछ रहे हैं कि हम अटैक करें या ना करें। अरे बात समझ में। और फिर ये युद्ध कैसे समाप्त हुआ? तो ये हुआ 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि के द्वारा। ठीक है, भैरोवाल की संधि के द्वारा। मतलब इसके बाद कौन सी होती है? तो 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि। 1846 एडी में क्या होती है? तो भैरोवाल की संधि होती है। क्या होती है? तो भैरोवाल की संधि होती है, यानी कि ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, भैरोवाल इन 1846। 1846 ईस्वी में क्या होती है? तो भैरोवाल की संधि होती है। हेनरी लॉरेंस जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट बनता है। कौन बनता है? तो हेनरी लॉरेंस क्या बनता है? तो ब्रिटिश रेजिडेंट बनता है सिख राज्य में। ब्रिटिश रेजिडेंट ब्रिटिश रेजिडेंट बनता है। ठीक है, यानी कि हेनरी लॉरेंस became resident became British resident became British resident। आ रहा बात समझ में? तो ब्रिटिश रेजिडेंट कौन बनता है? तो हेनरी लॉरेंस जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट बनता है। ठीक है, सिखों के यहां। ठीक है, यानी कि ये नियुक्त होता है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी। ठीक है, ये बिल्कुल आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी। ठीक है, यानी कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1848-49 ईस्वी में हमें क्या दिखाई देता है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध दिखाई देता है। इसमें कई सारे रामनगर का युद्ध और चिरियावाला का युद्ध होता है। ठीक है, कौन कौन सा युद्ध होता है? तो रामनगर का युद्ध, चिरियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध। इसमें 3 प्रमुख युद्ध हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामनगर का युद्ध, इसमें कौन कौन सा? तो रामनगर का युद्ध होता है, रामनगर का युद्ध। ठीक है, यानी कि बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ रामनगर, रामनगर का युद्ध। दूसरा इसमें होता है चिरियावाला का युद्ध, चिरियावाला, चिरियावाला का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ चिरियावाला, बैटल ऑफ चिरियावाला, चिरियावाला का युद्ध होता है। और फिर थर्ड जो है हमें कौन सा दिखाई देता है? तो रामनगर का युद्ध, चिरियावाला का युद्ध और फिर इसी में होता है एक गुजरात का युद्ध। ठीक है, क्या होता है? गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध। ठीक है, यानी कि बैटल ऑफ गुजरात। ठीक है, सिख हार जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
सिखों की हार होती है इस युद्ध में, इन सभी युद्ध में सिख हार जाते हैं। सिख क्या होते हैं? तो हार जाते हैं, यानी कि सिख वर डिफीटेड बाय, सिख वर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स, यानी कि सिख क्या होते हैं? तो ये हार जाते हैं, किसके द्वारा? तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा हार जाते हैं। दिलीप सिंह को पढ़ने हेतु ब्रिटेन भेज दिया जाता है। जो दिलीप सिंह रहते हैं, क्या किया जाता है? तो दिलीप सिंह को पढ़ने हेतु ब्रिटेन, पढ़ने हेतु ब्रिटेन भेज दिया जाता है, ब्रिटेन भेज दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहां पे? तो ब्रिटेन भेज दिया जाता है, यानी कि दिलीप सिंह सेंट ब्रिटेन, सेंट ब्रिटेन, फिर फॉर हायर, ब्रिटेन फॉर हायर स्टडीज, हायर स्टडीज, ठीक है, हायर स्टडीज। और इस समय देखिए डलहौजी रहता है। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सिख साम्राज्य को ब्रिटिश में मिला लिया। हड़प नीति के तहत डलहौजी, ठीक है, हड़प नीति के तहत डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, यानी कि इस एसिमिलेटेड इन ब्रिटिश, एसिमिलेटेड इन ब्रिटिश इंपायर, ब्रिटिश इंपायर, यानी कि इसको क्या किया जाता है? तो ब्रिटिश इंपायर में मिला लिया जाता है, ठीक है, ब्रिटिश इंपायर, अप्लाइंग द पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि क्या होता है? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो सिख हार जाते हैं ये इन सभी युद्ध में, तो कहां पे? तो दिलीप सिंह को ब्रिटेन में भेज दिया जाता है और फिर इसको हड़प नीति के तहत क्या किया जाता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो तीन अधिकारी हैं, तीन ब्रिटिश अधिकारी हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेंगे कि उनको कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया, ठीक है। उन तीन ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहां पे देख लेते हैं। वेलेस्ली की सहायक संधि पढ़ने से पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वेलेस्ली की सहायक संधि तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या हुआ? तो सिख साम्राज्य का जो मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, उसका प्रशासन, ठीक है, यानी कि पंजाब का जो प्रशासन है वो कैसे कैसे बढ़ता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। पंजाब का प्रशासन, पंजाब का प्रशासन, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब, पंजाब, पंजाब का प्रशासन कैसे कैसे बढ़ता है? तो यहां पे देखिए हेनरी लॉरेंस है, जॉन लॉरेंस है और चार्ल्स मैसन है, ठीक है। हेनरी लॉरेंस, ठीक है, हेनरी लॉरेंस को क्या सौंपा गया? तो हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैसन, ठीक है। और कौन है? तो चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और फिर यहां पे हमें हेनरी लॉरेंस, हेनरी
लॉरेंस। इसको क्या दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे तो इसको सामान्य प्रशासन दिया गया। सामान्य प्रशासन का देखरेख करता था, सामान्य प्रशासन, ठीक है, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सामान्य प्रशासन का देखरेख कौन करता था, तो ये हेनरी लॉरेंस करता था। जॉन लॉरेंस की बात करेंगे तो इसको भू राजस्व का प्रशासन, भू राजस्व का प्रशासन इसको दिया गया, ठीक है, भू राजस्व का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू यानी कि लैंड रेवेन्यू का प्रशासन दिया गया। और चार्ल्स मैसन की अगर बात करेंगे तो चार्ल्स मैसन को न्याय, न्याय प्रशासन या न्याय विभाग दिया गया, ठीक है, यानी कि जस्टिस डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट इसको दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि न्याय विभाग या जो न्याय प्रशासन था वो किसको दिया गया, तो चार्ल्स मैसन को दिया गया, यानी कि ये तीन लोगों के हाथ में आ गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक में, उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने देख लिया भाई पंजाब का प्रशासन कैसे कैसे था, या तीन ब्रिटिश जो थे उनके हाथों में कैसे कैसे चला गया था। अब इसके बाद जो हम आगे डिस्कशन करेंगे वो देखेंगे कि डलहौजी जो है वो हड़प नीति आगे अपनाता है। उसके पहले वेलेजली जो है सहायक संधि या लॉर्ड वेलेजली सब्सिडियरी अलायंस किन किन राज्यों के साथ लागू करता है, ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है। सहायक संधि में एक संधि किया जाता था जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट को उस प्रिंसली स्टेट में रखा जाता था और यह तय किया जाता था कि कोई भी जो समझौता होगा वो प्रिंसली स्टेट बिना ब्रिटिशर्स के सहायता का नहीं करेगा, या किसी भी यूरोपियों के साथ समझौता नहीं करेगा, या किसी भी यूरोपियों को अपने यहां नौकरी पे नहीं रखेगा, या किसी भी स्टेट के साथ अगर उसको युद्ध करना है, संधि करना है, तो बिना ब्रिटेन के परमिशन का ना तो वो युद्ध करेगा ना ही वो संधि करेगा। अरे बात समझ में। और एक ब्रिटिश सेना को वो अपने यहां रखेगा जिसका पूरा खर्चा उस स्टेट को देना होगा। अरे बात समझ में। पूरा खर्चा कौन देगा, तो पूरा का पूरा खर्चा वो स्टेट देगा, लेकिन जो सेना होगी वो ब्रिटेन की सेना होगी। यानी कि अपने यहां भोजपुरी में एगो कहावत है, सुने, अधिया पे ढेला ढोल, अधिया पे ढेला ढोल। तो ये प्रिंसली स्टेट वाला लोग के हाल उहे भई रहे कि अधिया पे ही लोग ढेला ढोएलो, अपना यहाँ सेना रखे के बा, सारा खर्चा ओकर देवे के बा, लेकिन सेना वो के कर रही, तब ब्रिटिश के रही। यानी कि जब ब्रिटेन के मन करी तब उस सेना के वापस बुला सकता, ठीक बा। लेकिन पूरा कंट्रोल तहार सेना भंग हो जाए, यानी प्रिंसली स्टेट के सेना भंग हो जाए। यही है सब्सिडरी अलायंस। इस समझौता के तहत कोई भी जो शासक था, कोई भी जो प्रिंसली स्टेट था, वो अपने पड़ोसियों के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था, उसके साथ कोई संधि नहीं कर सकता था, किसी यूरोपियों को अपनी सेना में नहीं रख सकता था, किसी यूरोपियों के साथ कोई संधि नहीं कर सकता था, यूरोपियों की सहायता से अपनी सेना का विकास नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीजें कंप्लीटली बैंड थी। अरे बात समझ में। किसके समय में, तो ये सभी की सभी जो चीजें बैन हो गई थी इस सहायक संधि के माध्यम से। और ये किसका है, तो ये लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि है। सहायक संधि की बात करेंगे तो सबसे पहला हमें किसके साथ दिखाई देता है, तो हैदराबाद के साथ। सबसे पहले किसके साथ दिखाई देता है, तो हैदराबाद के साथ दिखाई देता है। इंग्लिश में भी इसका हैदराबाद ही होगा, अलग से कुछ नहीं होगा, लिख लीजिएगा हैदराबाद 1798। हैदराबाद 1798, 1798 ईस्वी में हैदराबाद के साथ हुआ समझौता। यानी कि सहायक संधि, ये क्रम भी पूछ देता है किस किस के साथ हुआ। मैसूर के साथ होता है 1799, अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। मैसूर के साथ कब होता है, तो मैसूर के साथ होता है 1799, 1799 ईस्वी में होता है। फिर थर्ड हमें कौन दिखाई देता है, तंजौर के साथ भी 1799 ईस्वी में ही होता है। किसके साथ, तो तंजौर, ठीक है, तंजौर के साथ भी कब होता है,
तो 1799 में होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें अवध, अवध क्या दिखाई देता है? अवध के साथ 1801 ईस्वी में दिखाई देता है। अवध, अवध के साथ हमें कब दिखाई देता है? 1801, यानी कि अवध के साथ हमें 1801 ईस्वी में। इसके अलावा पेशवा, बरार, भोंसले, ठीक है। इसके अलावा और किसके साथ? तो यहां पे देखिए पेशवा, ठीक है, पेशवा, बरार, बरार, भोंसले, ठीक है, पेशवा, बरार, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, सिंधिया, जोधपुर, जोधपुर, जयपुर, ठीक है, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर इत्यादि के साथ। मछेरी, बूंदी एंड भरतपुर, इन सब के साथ क्या होता है? तो ये संधि होती है। ठीक है, ये कौन सी संधि है? तो ये है वेलेजली की सहायक संधि। इन सभी के साथ वेलेजली क्या करता है? तो सहायक संधि करता है। तो इस सहायक संधि के माध्यम से भी क्या करता है? तो वेलेजली जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर डलहौजी की हड़प नीति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई डलहौजी का हड़प नीति जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी को दयावसान की नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दयावसान, दयावसान की नीति, ठीक है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी है? तो डलहौजी है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, सहायक संधि किसने या किसकी सहायक संधि थी? तो वेलेजली की सहायक संधि थी। जबकि हड़प नीति किसकी है? तो हड़प नीति जो है वो डलहौजी की है। इसमें हमें सतारा सबसे पहले 1848 ईस्वी में दिखाई देगा। फिर जैतपुर, संभल, ठीक है। यहां पे देखिए सबसे पहले सतारा, सतारा कब? तो 1848 ईस्वी में सतारा हमें दिखाई देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सतारा। फिर जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में। जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैतपुर और संभलपुर कब दिखाई देता है? तो जैतपुर और संभलपुर हमें दिखाई देता है 1849 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बघाट 1850, उदयपुर 1852, ठीक है। बघाट, बघाट 1850, ठीक है। फिर उदयपुर, इनको हड़प लिया गया, ठीक है। उदयपुर कब? तो उदयपुर 1852, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1852 उदयपुर। झांसी 53, नागपुर 54, ठीक है। झांसी, झांसी 1853, ठीक है। नागपुर, ठीक है। नागपुर 1854 ईस्वी में। नागपुर का विलय कब किया गया? तो नागपुर का जो विलय होता है वो 1854 ईस्वी में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्रम रहा विलय का। इसके बाद अवध की बात करेंगे तो अवध का विलय 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा करके किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1856 में अवध का विलय, अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया।
कुशासन का आरोप लगाकर किया गया, यानी कि 1856। इसी के बाद आप देखेंगे कि 1857 ईस्वी में विद्रोह हो जाता है। ठीक है, यानी कि अवध वाज लैप्स्ड in 1856 with accused of misgovernance, यानी कि कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कर लिया गया? तो अवध का विलय कैसे किया गया? तो कुशासन का यानी कि मिस गवर्नेंस का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया। ठीक है, ये सारी घटनाक्रम चलती रही, होता रहा। इसी क्रम में आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भी दीवानी मिल गई थी ब्रिटिश को। तो इसके बाद अब इन लोगों को रेवेन्यू का जो सोर्स था या जो क्षेत्र था उसको सुदृढ़ करना था और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक फिक्स्ड इनकम की तरफ ध्यान देना था। इसी फिक्स्ड इनकम को ध्यान में रखते हुए जब हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं या भू राजस्व व्यवस्था, तो भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? तो सबसे पहले जो है वो हमें दिखाई देगा जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई, स्तंभरारी या जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, कौन सी व्यवस्था है? तो ये व्यवस्था है लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। कर्नवालिस की बात करेंगे तो इसकी मृत्यु भारत में ही हुई थी। इसकी मृत्यु कहां पे हुई थी? तो भारत में ही हुई। ठीक है, भारत में ही हुई। ठीक है, यानी कि ही डेड इन इंडिया। ठीक है, इसकी मृत्यु भारत में हुई, इस बात को ध्यान रखिएगा। गाजीपुर में इसको दफनाया गया है। कहां पे? तो गाजीपुर में। गाजीपुर में इसको दफनाया गया है। ठीक है, दफनाया गया है, यानी कि ब्यूरिड इन गाजीपुर। ब्यूरिड इन गाजीपुर। गाजीपुर में क्या किया गया है? तो गाजीपुर में ही इसको दफनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अस्थाई या स्तंभरारी जो बंदोबस्त है इसको 1793 ईस्वी में लागू किया गया। 1793 ईस्वी में लागू किया गया, लागू किया गया। ठीक है, यानी कि इंप्लीमेंटेड इन 1793 एडी। 1793 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो कर्नवालिस द्वारा, कर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया, यानी कि इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया, अस्थाई बंदोबस्त को या स्तंभरारी बंदोबस्त को या जमींदारी बंदोबस्त को। ये कहां पे लागू था? तो इसके बारे में बात करेंगे तो यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक तथा बनारस में लागू थी। ठीक है, यह व्यवस्था, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक तथा बनारस में लागू थी। उड़ीसा, कर्नाटक तथा बनारस, बनारस में
लागू थी। यानी कि दिस सिस्टम वाज implemented on या implemented in बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका एंड बनारस। यानी कि इन क्षेत्रों में ये लागू थी। और ये जो क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों की बात करेंगे तो ब्रिटिश भूभाग के 19%, 19% क्षेत्र पर लागू थी। कितना? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश भूभाग के 19% क्षेत्र पर लागू। ठीक है, यानी कि implemented on 19% areas of ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश जो भूभाग था, जितना मतलब ब्रिटेन ने क्षेत्र एक्वायर किया था, उनके 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो सनसेट लॉ यानी कि सूर्यास्त कानून का संबंध इसी व्यवस्था से संबंधित था। सूर्यास्त कानून का संबंध जमींदारी व्यवस्था से ही था। जमींदारी व्यवस्था से ही था। ठीक है, यानी कि सनसेट लॉ was related to permanent settlement, यानी कि ये जो सनसेट या जो सूर्यास्त कानून था, इसका संबंध किससे था? तो इस सनसेट लॉ का संबंध जो था इसी से था। अब आप कहेंगे कि सर ये सनसेट लॉ क्या है? सनसेट लॉ का मतलब यह होता है कि इस कानून के तहत एक निश्चित दिन को फिक्स किया गया था और यह कहा गया था कि अगर इस दिन तक अगर जमींदार पे करने में असफल रहते हैं, अगर वो टैक्स नहीं जमा करा पाते हैं सरकारी खजाने में, तो ऐसी स्थिति में उनका क्या कर लिया जाएगा? उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। ठीक है, इस व्यवस्था में ध्यान से लिख लीजिएगा, इस व्यवस्था में जमींदार ही भूस्वामी था। इस व्यवस्था में जमींदार ही भूमि का मालिक होता था। ठीक है, मालिक होता था। ठीक है, यानी कि इन दिस सिस्टम जमींदार was the owner of लैंड। यानी कि जमींदार क्या था? तो जमींदार ही भूमि का मालिक होता था। ठीक है, जमींदारों के कुल वसूले गए लगान का 10/11 भाग राज्य को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। ठीक है, कुल वसूले गए लगान का लगान का 10/11 भाग सरकार को देना था एवं 1/11 भाग खुद रखना था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या था? यानी कि द लैंड लॉर्ड्स हैड टू गिव
द लैंडलॉर्ड्स had to give 10/11 10/11 of the land revenue, ठीक है, of the land revenue of the land revenue, ठीक है, collected to the state, collected to the state, ठीक है, and keep collected to the state and keep 1/10, sorry 1/11, 1/11 for themselves, ठीक है, for themselves, यानी कि खुद रखना पड़ता था। इसमें फिक्स इनकम था और वो इनकम का 10/11 भाग किसको देना होता था? तो सरकार को देना होता था और 1/11 भाग खुद रखना होता था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि ये जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। भू राजस्व 3,75,00,000 वार्षिक निश्चित किया गया था। कितना? भू राजस्व की बात करेंगे तो भू राजस्व कितना था? तो 3,75,00,000 वार्षिक था, ठीक है, वार्षिक तय, यानी कि लैंड रेवेन्यू 3,75,00,000 ईयरली, यानी कि सालाना 3,75,00,000 भू राजस्व क्या करना होता था? तो वसूल करना होता था। आ रहा बात समझ में? ये कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कर्नवालिस के बारे में और भी 2-4 चीजें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। रैयतवाड़ी तो पढ़ेंगे ही, रैयतवाड़ी से पहले कर्नवालिस के बारे में 1-2 चीजें और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कर्नवालिस, कर्नवालिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में? तो कर्नवालिस, ठीक है, कर्नवालिस। ये अमेरिका का जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था ना, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ब्रिटिश सेना कमांडर था ये, ठीक है। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या था ये? तो ब्रिटिश सेना का कमांडर था, ठीक है, यानी कि कमांडर इन चीफ, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसका ये क्या था? तो कमांडर इन चीफ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो युद्ध अमेरिका में चल रहा था ये राजघराने से संबंधित था, तो यहां इसके ऊपर क्या था? तो ब्रिटेन के राजघराने, मतलब कि महारानी का रिश्तेदार था, ठीक है। तो ये राजघराने से संबंधित था। किसे? तो ये राजघराने से संबंधित था, राजघराने से संबंधित था, ठीक है, यानी कि कनेक्टेड टू रॉयल फैमिली, ठीक है। तो इसके ऊपर जमींदारी का प्रभाव था, वहां की जो व्यवस्था थी उसी के अनुसार ये काम करता था। राजघराने का इसके ऊपर प्रभाव था, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है इसको। क्या? तो भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक, ठीक है,
यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि भारत में इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसी ने कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया। क्या किया? तो इसी ने कार्यपालिका का न्यायपालिका से, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी से, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन करता है? तो यही करता है, ठीक है। इसके अलावा पुलिस सेवा में सुधार किया इसने। इसने क्या किया भाई? तो ध्यान से देखिएगा, पुलिस सेवा में सुधार, पुलिस सेवा में सुधार, यानी कि जो पहले जमींदारों को मिला हुआ था ना, तो ये कह सकते हैं कि पुलिस सेवा का भी जनक था। यानी कि रिफॉर्म इन पुलिस सर्विस, पुलिस सर्विस, यानी कि पुलिस सेवा में ये सुधार करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ कर्नवालिस कोड भी लागू करता है। क्या करता है? तो कर्नवालिस कोड, ठीक है, यानी कि कर्नवालिस कोड ये लागू करता है, ठीक है। तो ये सभी किसके हैं? तो लॉर्ड कर्नवालिस के हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो किसके तरफ मूव करेंगे? तो अब हम बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करेंगे तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? तो थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा शुरू। रीड, थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, शुरू किया गया, यानी कि स्टार्टेड बाय थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। किसके द्वारा? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा यह शुरू किया गया। इस व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल में लागू किया गया। इस व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल में 1792 में लागू किया गया, ठीक है। कहां पे? तो व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर तमिलनाडु के बारामहल में 1792 ईस्वी में लागू किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड ऑन एक्सपेरिमेंटल इन बारामहल, ठीक है, यानी कि दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन बारामहल, तमिलनाडु in 1792 as experimental,
यानी कि प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले कहां पे लागू किया गया, तो तमिलनाडु के 12 महल में 1792 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु, मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सा तथा कुर्ग, ठीक है, यह व्यवस्था तमिलनाडु, 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 मद्रास, तमिलनाडु, मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से, बंबई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से तथा, ठीक है, तथा कुर्ग के कुछ क्षेत्रों में लागू थी, तथा कुर्ग के कुछ क्षेत्रों में लागू थी। यानी कि दिस सिस्टम वाज implemented in तमिलनाडु, तमिलनाडु, मद्रास and some part of बॉम्बे एंड कुर्ग, बॉम्बे एंड कुर्ग, यानी कि बॉम्बे और कुर्ग के कुछ क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू थी। यह व्यवस्था, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि ब्रिटिश ने जितना भी क्षेत्र एक्वायर किया था उसमें 51%, यानी कि यह व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक है, यानी कि दिस सिस्टम वाज implemented on 51% of the British एरिया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश का जो क्षेत्र था, ब्रिटिश भूभाग का जो भी क्षेत्र था, उसके 51% एरियाज पर क्या किया गया था, तो लागू किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत किसानों को क्या मान लिया गया, भूस्वामी मानकर लगान का निर्धारण हुआ था। यानी कि इसके अंतर्गत किसानों को भूस्वामी मानकर लगान का निर्धारण हुआ था। ठीक है, यानी कि इसके बारे में बात करेंगे। अंडर दिस रेंट वाज डिटरमाइन बाय कंसिडरिंग, अंडर दिस रेंट वाज डिटरमाइन बाय कंसिडरिंग दिस, या कंसिडरिंग फार्मर्स एज लैंड ओनर्स, फार्मर्स एज लैंड ओनर्स। ठीक है, यानी कि इनको भूस्वामी मान करके क्या किया गया था, तो लगान का निर्धारण किया गया था। ठीक है, और 20 से 30 वर्षों पर लगान का पुनर्निर्धारण किया जाना था। ठीक है, इस व्यवस्था में 20 से 30 वर्षों में
क्या होना था? तो लगान का पुनर्निर्धारण पुनर्निर्धारण होना था। ठीक है, यानी कि इन दिस रेंट वाज रीडिटरमाइंड every 20 to 30 years. In this, rent was, ठीक है, in this the rent was redetermined every 20 to 30 years. यानी कि इसमें 20 से 30 साल के बीच में क्या होना था? तो लगान का पुनर्निर्धारण होना था। इसी के साथ इसमें बात करेंगे तो इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 50% भू राजस्व देना था। ठीक है, यानी कि उपज का 1/2 या 50%, ठीक है, भू राजस्व देना था। ठीक है, यानी कि लैंड रेवेन्यू वाज 50% ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन होना था उसका कितना? तो 50% जो था वो क्या करना था? तो भू राजस्व के रूप में देना होता था। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? इसमें किसानों को ही मालिक मान लिया गया था जमींदारों के जगह पे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझ लिया, सारी चीजें पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और किधर बढ़ेंगे? तो अब हम लोग बढ़ेंगे महालवाड़ी व्यवस्था के तरफ। किधर बढ़ेंगे? तो महालवाड़ी व्यवस्था के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? तो महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए, महाल, इसे नाम से ही पता लग रहा है कि महाल के साथ, गांव के मुखिया के साथ, गांव के जो अपने आप को समझते थे कि वो गांव के क्या है, तो प्रमुख है, या गांव उनके मतलब एक तरीके से नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो हॉल्ट मैकेंजी, हम किसकी बात करेंगे यहां पे? तो हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में शुरुआत की। किसने किया? तो यहां पे ध्यान से लिख लीजिएगा, हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में शुरुआत किया। ठीक है, यानी कि इम्प्लीमेंटेड बाय हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी इन 1822, यानी कि 1822 ईस्वी में किसके द्वारा? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। यह आगरा, अवध, मध्य प्रांत, नोट कर लीजिएगा, यह व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत, ठीक है, यह आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू, यानी कि दिस सिस्टम वाज implemented in आगरा, अवध, मिडिल प्रोविंस एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब। सम पार्ट ऑफ पंजाब।
यानी कि पंजाब के कुछ हिस्सों में जमींदारी व्यवस्था के संशोधित रूप के तौर पर, ठीक है, यानी कि जमींदारी व्यवस्था के संशोधित रूप के तौर पर, जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप, यानी कि हम बात करेंगे तो ये क्या था, तो ये मॉडिफाई फॉर्म ऑफ द जमींदारी सिस्टम, ठीक है, मॉडिफाई फॉर्म ऑफ द जमींदारी सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम या जमींदारी व्यवस्था के परिवर्तित रूप के तौर पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, बस अब खत्म ही होने वाला है, हम लोग अब फाइनल कर रहे हैं, निपटा ही रहे हैं, अब ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, बस यही पढ़ लेंगे और आज की क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, इसके साथ मतलब इस व्यवस्था में किसके साथ, तो इस व्यवस्था में या इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से, इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से, इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाले, गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाले, ठीक है, भूस्वामी होने का दावा करने वाले जमींदारों से बंदोबस्त किया गया, जमींदारों से बंदोबस्त बंदोबस्त किया गया। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अंडर दिस अरेंजमेंट वर मेड कलेक्टिवली विद द लैंडलॉर्ड्स हु क्लेम टू बी द लैंड ओनर्स ऑफ द विलेज। ठीक है, और फिर मार्टिन बर्ड के निर्देशन में इस व्यवस्था को तैयार किया गया था। किसके, तो मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार था। ठीक है, यानी कि इट वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ मार्टिन बर्ड। ठीक है, यानी कि मार्टिन बर्ड के निर्देशन में यह व्यवस्था तैयार की गई थी। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश भी लिख लीजिए, कह लिया अभी भी परेशान रहेंगे कि सर एक इंग्लिश छोड़ दिए। अंडर दिस अरेंजमेंट्स वर मेड, अंडर दिस अरेंजमेंट वर मेड, अंडर दिस अरेंजमेंट वर, ठीक है, मेड collectively with the landlords, collectively with the landlords, who claim to be the, who claim to be the land owners of the village, land owners of the village, यानी कि जो गांव का सामूहिक रूप से क्या, तो अपने आप को समझते थे या दावा करते थे कि हम मालिक हैं। ठीक है, इसमें 1855 ईस्वी में क्या कर दिया गया, उपज का 1/5। ठीक है, चलिए पहले तो ये देख लीजिए, यह ब्रिटिश भूभाग के 30% क्षेत्र पर
लागू था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के, ठीक है, यानी कि यह व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के 30% क्षेत्र पर लागू था। ठीक है, यानी कि दिस सिस्टम वाज implemented on 30% land of British government। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के 30% मतलब क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। 1855 ईस्वी में उपज का, यानी कि भू राजस्व 1855 ईस्वी में उपज का 1/2 कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि लैंड रेवेन्यू वाज 1/2 और 50% ऑफ प्रोडक्शन इन 1855। यानी कि 50%, यानी कि आप किसी भी व्यवस्था में चले जाइएगा, हर एक व्यवस्था में आप देखेंगे कि जो किसान है उनका एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि उनका शोषण किया गया है और बड़े पैमाने पर उनका शोषण हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकेंगे। ब्रिटिश भूभाग के बारे में हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम सोशियो कल्चरल पॉलिसी और फिर जो रिलीजियस रिफॉर्म है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, होली मनाइए। आप लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और ये जो क्लासेस है रिकॉर्डेड है, तो होली बिल्कुल एक तरीके से रंगों का त्योहार है, तो बहुत ही उत्साह के साथ मनाना है। होली गाना भी है, लगाना भी है रंग, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मिलते हैं होली के बाद अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।